हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। एसएससी एमटीएस 2020 शुरू होने वाला है 5 अक्टूबर से। तो अब से आपके पास 50 डेज बचा है एग्जाम आने तक। तो ये 50 डेज को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बना के पढ़ने से आप खुद को सिलेक्शन तक ले जा सकते हो, वही सब इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो मेरा हर वीडियो में कोशिश रहता है कि मैं जितना हो सके कम टाइम में ये वीडियो बनाऊं, बट इस वीडियो में मेरा ये कोशिश नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपको अच्छी चीज चाहिए तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है, मैं कोशिश तो करूंगी, बट जितना भी लंबा हो मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप ये स्टार्ट टू एंड देखें, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरा नहीं देखते तो ये आप स्ट्रेटेजी नहीं समझ पाओगे कि क्यों, कहाँ पे आपको क्या करना है। मैंने जब एमटीएस दिया था तब जैसा मेरा स्ट्रेटेजी था वैसा ही स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तब मेरा एक्सपीरियंस उतना नहीं था, बट आज मैंने बहुत सारा एग्जाम्स दिया है एंड उसके साथ साथ बहुत सारा एग्जाम्स क्रैक भी कर चुकी हूँ। तो उसके वजह से मेरे पास थोड़ा सा भी जो भी एक्सपीरियंस हुआ है उसी को लेकर ये स्ट्रेटेजी को मैंने और ही भी बेहतर तरीके से बनाया है आपके लिए। तो मेरा ये मानना है, अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे अगर आप पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका सिलेक्शन कोई भी रोक सकता है। बट उसके लिए आपको ये जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एच रैंकर। एच रैंकर एक बहुत अच्छा मॉक टेस्ट प्रोवाइडर है जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस सभी तरह का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम्स होता है उसके लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है। एसएससी का यहाँ पे जो भी एग्जाम्स होता है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सेक्शनल मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ साथ जो भी क्विजेज है, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस के लिए यहाँ पे जो भी क्विजेज है ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे 200 प्लस बिल्कुल फ्री क्विजेज है, इसके लिए पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 200 प्लस फ्री क्विजेस के साथ साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। यहाँ पे टोटल 75 फुल लेंथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है जो भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए भी परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका जो प्लान है सिलेक्शन डे ये 299 का आता है। एसएससी इनसाइट 25 कूपन कोड डालने से ये 2024 में मिल जाएगा। इनका जो सिलेक्शन डे प्लान है ये टिल सिलेक्शन है, मतलब एक बार खरीदने के बाद दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं होगी। एच रैंकर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, तो हमारे पास ये 50 डेज बचा है। ये 50 डेज को मैंने 3 तरीकों से डिवाइड किया है। ये नाम के पीछे भी क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये 50 डेज को मैंने 3 तरीके से डिवाइड किया है: क्लियरेंस डेज, वार्म अप डेज एंड मॉक डेज। फर्स्ट जो आपका 15 डेज होगा, मतलब कल से आपका जो 15 डेज शुरू होने वाला है उसका नाम होगा क्लियरेंस डेज। कल से आपका जो दिन शुरू होने वाला है, कल से 15 दिन तक एक शेड्यूल होगा, तो इस 15 दिन का नाम दिया है क्लियरेंस डेज। उसके बाद आने वाले जो 25 दिन है उसका नाम होगा वार्म अप डेज, एंड उसके बाद आपके एग्जाम्स के लास्ट जो 10 दिन बचा होगा वो दिन होगा मॉक डेज। पहला जो आपका 15 दिन होगा क्लियरेंस डेज, इसमें आपका जो भी ड्यूज है, आपके सिलेबस में जो भी ड्यूज बचा है वो आप सब ये 15 दिन में क्लियर करोगे। ये 15 दिनों में जो आप मेहनत करोगे उसके ऊपर बेस करके ही ये दोनों रूटीन चलेगा, ठीक है। एग्जाम के आगे हम बहुत ज्यादा कुछ प्रेशर नहीं ले सकते, तो इसके लिए अभी जो टाइम आपके हाथ में है ये ही एकदम ठीक टाइम है प्रेशर लेने के लिए, क्योंकि एग्जाम के आगे हमारे जो माइंड सेट है उसको स्टेबल रखने के लिए ज्यादा प्रेशर हम नहीं ले सकते। तो इसलिए अभी जो टाइम है, अब जितना प्रेशर लेना है वो उतना प्रेशर आपको लेना पड़ेगा। तो ये जो पहला जो 15 दिन चलेगा ये टाइम आपके लिए बहुत ही कठिन होने वाला है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए इसको हमने हार्ड लेवल बोला है। उसके बाद उसके ऊपर बेस करके आपका ये रूटीन चलेगा 25 डेज, ये वार्म अप डेज। जैसे खेल शुरू होने पहले वार्म अप कर लेते हैं ना, तो इसलिए इसका नाम होगा वार्म अप डेज। ये मॉडरेट लेवल का है। उसके बाद इसका एग्जाम से पहले जो लास्ट 10 डेज बचेगा ये एक हॉलीडेज की तरह होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के आगे हम ज्यादा प्रेशर खुद को नहीं दे सकते, इसलिए ये एकदम इजी लेवल होगा आपके लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कल से मतलब आने वाले 15 दिन में आप क्या करने वाले हो, ठीक है। तो फर्स्ट जो 15 डेज है जो कि हार्ड लेवल है वो मैं दोनों तरीकों के एस्पिरेंट्स के लिए डिवाइड किया है। पहला, जिनका प्रिपरेशन कंप्लीट है, जो लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड है, जिनका कुछ भी सिलेबस
इनकम्प्लीट अब नहीं बचा है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए एक स्ट्रैटेजी होगा आगे आने वाले 15 दिनों में। एंड वो लोग जो लोग अभी भी फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है, तो प्रिपेयर्ड एस्पिरेंट्स एंड नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड एस्पिरेंट्स के लिए क्या क्या करना होगा देख लेते हैं। फर्स्ट आते हैं प्रिपेयर्ड एस्पिरेंट्स के लिए। जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मतलब जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो उनका काम क्या होगा? जो ऑलरेडी उन्होंने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करना है। कैसे आपको रिवाइज करना है देखिए। तो आगे आने वाले 15 डेज में जो लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड है वो लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करेंगे देखिए। ये जो नंबर है 300, इसके नीचे मत जाना, अगर हो सके तो इससे ज्यादा प्रैक्टिस करना, बट 300 क्वेश्चंस के नीचे क्वेश्चंस मत करना। तो आपका सेक्शंस होता है 4 सेक्शंस, ठीक है। ईच सेक्शन से आप 75 क्वेश्चंस करोगे एटलीस्ट, ओके। मतलब इंग्लिश से 75 क्वेश्चंस करोगे, मैथ्स से 75, जीके से 75, रीजनिंग से 75 क्वेश्चंस करोगे। ये एटलीस्ट मिनिमम है, इसके नीचे मत जाना। 75 क्वेश्चंस आपको करना ही होगा। अब देखिए, आप जानते हो आपका प्रिपरेशन क्या है, आपका कंडीशन क्या है, ठीक है। उसके ऊपर बेस करके, जैसे कि 4 सेक्शन में से आपका इंग्लिश में प्रॉब्लम है और कुछ में उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश के नंबर आप 75 से इंक्रीज करके 100 कर दोगे। 100 क्वेश्चंस करो। अगर आपको ऐसा है कि मैथ्स जीके में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मैथ्स जीके में आप जो प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस का नंबर आप बढ़ाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये 300 क्वेश्चंस लिस्ट है मिनिमम में, इससे ज्यादा ही आप कोशिश करना करने का, बट इससे कम मत करना, ठीक है। तो अगर आप ये 300 क्वेश्चंस पर डे करते हैं, मतलब ईच सेक्शन से आप 75 क्वेश्चंस अगर पर डे करते हो, तो आफ्टर 15 दिन आपने इतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे। 4500 क्वेश्चंस एक बल्क नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। अगर इतना क्वेश्चंस आप एटलीस्ट कर सकते हो तो आपका प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा, आपका रिवीजन एक अच्छी लेवल पे पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चंस आप करोगे इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा, वो एक्सप्लेनेशन देखने की बहुत ही जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप हमें 300 क्वेश्चंस एक दिन में करना है, चलो चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ऐसा नहीं। जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी खत्म करना आपका मोटिव नहीं होगा, ठीक है। आपका मोटिव क्या होगा? आप अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आपका ये मोटिव रहेगा, उसका एक्सप्लेनेशन पाई टू पाई आपको समझना होगा, क्योंकि अगर इसका एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से समझोगे तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा। सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये जो 2 बुक है, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि किरण का जो एक बुक आता है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जिसमें सभी जो क्वेश्चंस है CGL, CHSL, MTS सभी एग्जाम्स का क्वेश्चंस वहां पे रहता है। तो जो भी MTS का, सिर्फ MTS एस्पिरेंट्स जो है, वो लोग मुझे ऐसे पूछते हैं कि उनको दिक्कत होता है इनमें से सिर्फ MTS का क्वेश्चंस ढूंढ के करने में। बात भी सही है, अगर सिर्फ आप MTS का क्वेश्चंस इनमें से ढूंढ के करते हो तो थोड़ा सा टाइम भी वहां पे लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन सभी एग्जाम्स का ही आता है। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये दोनों बुक्स मैंने सर्च किया है। यहाँ पे देखा कि ये सिर्फ MTS के लिए डेडिकेटेड बुक है। यहाँ पे 2011 से 2019 तक 100 सेट्स आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस। एंड ये जो बुक है आरिहंत का, ये भी 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर का बेस्ड ही क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये दोनों बुक में से एनी वन, कोई भी एक आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, अगर आप किरण से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वहां से ही करना। अगर आपको दिक्कत आ रहा है, ठीक है, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने सिर्फ MTS का क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कहाँ से मुझे मिल सकता है, ठीक है, सिर्फ उन लोगों के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि ये बुक्स अवेलेबल है। आप ये में से कोई भी एक देख सकते हो एक बार, क्या आपका कुछ सुविधा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये दोनों बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद ये एक बुक है किरण का, जो MTS 2019 का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, वो सभी क्वेश्चंस इस बुक में मिल जाएगा। मैंने ये बुक देखा है, तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि
टोटल सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का सभी एक साथ कहाँ मिलेगा, ठीक से नहीं मिल रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से मैंने ये बुक भी सर्च किया, तो ये बुक मुझे मिला। तो आप ये बुक भी देख सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन सर्च करके भी ये कंपाइलेशन मिल जाता है ऑनलाइन, तो वहां से भी आप सर्च करके वहां से भी देख सकते हो। नहीं तो आप अगर कोई हार्ड कॉपी आपको चाहिए तो आप ये बुक से भी देख सकते हो, ठीक है। ये बुक का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आता है वो लोग के लिए जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, जो लोग अभी भी फुल्ली प्रिपेयर नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे। देखिए, पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपना कंडीशन समझना होगा कि आप ठीक कौन से सिचुएशन में हो, ठीक है। मतलब ऐसे कि आपका इंग्लिश में कोई चैप्टर 2-3 चैप्टर ही सिर्फ बचा है कंप्लीट करने के लिए, मैथ्स में आपको अभी तक आपका सिचुएशन ठीक नहीं है, हाफ सिलेबस कंप्लीट हुआ है। ये जो आपका कंडीशन है ये तो एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस वेरी करेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोजीशन में हो, अब सिलेबस की कितना आपको अभी तक इनकम्प्लीट बचा है, ठीक है। तो उसके ऊपर बेस करके आपको एक डेली रूटीन बनाना होगा, आपको एक डेली रूटीन बनाना होगा अपने कंडीशन के ऊपर बेस कर। ऐसा आपको डेली रूटीन बनाना होगा जो कि आपको 15 डेज के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो आप खत्म कर पाओ। अगर आप सिलेबस जस्ट आपको कुछ ही बचा है तो आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, वो 15 डेज के अंदर आप आराम से खत्म कर सकते हो। बट अगर आपको हाफ ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ऐसा अगर आपका कंडीशन हो, तो आपको वहां से ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वो आपको एक डेली रूटीन बना के आपको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी जो लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड है उनके लिए जैसे कहा, उनके लिए मैंने 300 क्वेश्चंस कहा था, आपके लिए आप 100 क्वेश्चंस करोगे पर डे। जो लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है उसके लिए ये रूटीन होगा, आप अपने कंडीशंस के ऊपर बेस करके एक डेली रूटीन बनाओगे, उसके ऊपर जो भी जितना हो सके आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, आपको सिलेबस को एक पोजीशन तक लाने के लिए 15 डेज बाद, ताकि आप एक पोजीशन में हो कि हाँ ठीक है मेरा सिलेबस लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे कंडीशन में आपको लाना होगा खुद का। उसके साथ साथ हर दिन आपको एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस, इसको आप स्किप मत करना, इसको नहीं स्किप कर सकते, ठीक है, ये मिनिमम है। अगर आप इससे ज्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट ये मैंने मिनिमम आपके लिए रखा कि हर सब्जेक्ट से आप 25 क्वेश्चंस करोगे ही करोगे, तो आफ्टर 15 डेज एटलीस्ट आपको ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप खत्म कर पाओ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, पढ़ना अलग चीज होता है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना अलग चीज होता है, एंड मॉक तो अलग ही चीज होता है, ठीक है। तो आप पढ़ोगे, उसके ऊपर बेस करके आपका ये प्रैक्टिस चलेगा, एंड ये प्रैक्टिस के बाद उसके ऊपर बेस करके ही आपका मॉक होगा। तो ये रहा क्लियरेंस डेज। 15 दिन में आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, ये मेहनत के ऊपर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा क्लियरेंस डेज खत्म, ठीक है। तो अब आते हैं वार्म अप डेज में। देखिए, वार्म अप डेज आपका जो क्लियरेंस डेज है 15 डेज, वो कंप्लीट होने के बाद उसके बाद जो 25 दिन बचेगा वो होगा वार्म अप डेज। अब ये वार्म अप डेज को हमने दोनों लेवल पे डिवाइड किया है, ठीक है। लेवल 1 जो ये 25 दिन में से 15 दिन चलेगा, और उसके बाद का जो 10 दिन है वो होगा लेवल 2, ठीक है। ये लेवल 1 लेवल 2 मैंने डिवाइड किया है कुछ चीजों के बेसिस पे। आपको ये माइंड पे रखना है कि क्लियरेंस डेज मतलब आपका जो भी ड्यूज है वो क्लियर हो जाएगा, सब कुछ सिलेबस खत्म है लगभग। जिनका ऑलरेडी प्रिपेयर है उनका तो खत्म ही है, बट जिनका प्रिपेयर नहीं है उनको आफ्टर 15 डेज ऐसा खुद को एक पोजीशन में लाना होगा जिसमें आप बोल सकते हो कि हाँ मेरा सिलेबस मोर और लेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपका ये 25 दिन का वार्म अप डेज शुरू होगा। तो पहले देख लेते हैं वार्म अप डेज लेवल 1। वार्म अप डेज लेवल 1 में आपका 15 डेज का रूटीन होगा। 15 डेज का रूटीन में आप क्या करोगे, देखिए 15 डेज का रूटीन के अंदर उसका जो पहला 10 दिन होगा, उसका पहला 10 दिन में आप हर दिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टेस्ट दोगे, उसके साथ साथ आप चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे। अब देखो, ये जो रूटीन में आपको बोलने जा रही हूँ, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इसलिए आप भी पेन कॉपी लेके बैठ जाओ मेरे साथ साथ, ये भी आप कॉपी में नोट कर लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किस 15 डेज किस 10 डेज के बारे में बात कर रही हूँ। ये जो पहला 10 दिन है इसमें आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टेस्ट दोगे, ठीक है। ये
टेस्ट दोगे एंड उसके साथ साथ आपका 4 सेक्शंस है, 4 सेक्शंस में से हर सेक्शंस का 4 चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि मैथ्स, ठीक है, तो मैथ्स का आपने आज क्या कर लिया, एसआई का एक टेस्ट दे दिया, सीआई का एक टेस्ट दे दिया, टाइम एंड वर्क का एक टेस्ट दे दिया, टाइम एंड डिस्टेंस का एक टेस्ट दे दिया, हो गया ना 4 टेस्ट। ऐसे ही रीजनिंग का 4 टेस्ट आपको देना होगा, इंग्लिश का आपको 4 टेस्ट देना होगा एंड जीके का आपको 4 टेस्ट देना होगा। समझ में आया, मतलब टोटल 16 चैप्टर वाइज टेस्ट आपको पर डे, ओके, 16 चैप्टर वाइज टेस्ट आपको पर डे देना है, ओके। अब देखिए ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट होता है ये आप ऑनलाइन ही देने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम्स ऑनलाइन होगा तो सब कुछ आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करने से आपको फायदा है। तो ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट है ये आपको, आप जो भी ऐप से, मतलब जो भी वेबसाइट से आप एग्जाम्स देते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी कुछ ऐप में चैप्टर वाइज टेस्ट में 10 क्वेश्चंस रहता है, कुछ ऐप में 15 क्वेश्चंस रहता है एक चैप्टर वाइज टेस्ट में, ठीक है, तो ये थोड़ा सा वेरी करेगा। तो जो भी है, आप जिस भी ऐप से एग्जाम्स देते हो वो ऐप में आपको ये चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा एंड ये चैप्टर वाइज टेस्ट जैसे कि मैंने आपको कहा है वैसे ही आपको करना होगा। हर दिन ईच सब्जेक्ट से आपको 4 चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। अब देखिए चैप्टर वाइज टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या होता है। चैप्टर वाइज टेस्ट में आपको ये नहीं देखना है कि आप टाइम के अंदर अंदर खत्म कर पाते हो कि नहीं। टाइम चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर वाइज टेस्ट हम इसलिए देते हैं कि एक ही चैप्टर में बहुत तरीके का आपको मैथ्स मिल जाता है, ठीक है, बहुत तरीके का क्वेश्चंस मिल जाता है, तो वो सभी तरीके आपको पता है कि नहीं, सभी तरीके आपको कस्टम्ड है कि नहीं, आपको सभी जो रूल्स है वो पता है कि नहीं, ये खुद को चेक करने के लिए आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना जरूरी है। चैप्टर वाइज टेस्ट देने से आपको ये मालूम होगा कि जैसे कि टाइम एंड वर्क का कुछ टाइप वाइज क्वेश्चंस होता है, सभी टाइप का क्वेश्चंस आपको आता है कि नहीं वो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने से पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वार्म अप लेवल 1 में चैप्टर वाइज टेस्ट हर दिन 16 टेस्ट, मतलब हर सब्जेक्ट से 4 टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। एंड इसके बाद वार्म अप डेज लेवल 1 15 डेज के पहला 10 दिन में आपको क्या करना है बोल दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 दिन बचेगा उसमें आपको हर दिन एक टेस्ट देना होगा प्रीवियस ईयर का। एंड उसके साथ साथ अभी जो CHSL 2020 कंप्लीट हो चुका है ना, उस CHSL 2020 का और आप बोल सकते हो कि 8-10 दिन के अंदर अंदर ही इसका जो आंसर की है वो SSC अपलोड कर देगा। उसके बाद आपको कंपाइलेशन भी मिल जाएगा, बहुत सारा साइट से वो लोग कंपाइल करके दे देते हैं, गूगल पर सर्च करोगे तो आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा CHSL 2020 एग्जाम्स का, ठीक है। तो ये एकदम रिसेंट एग्जाम है, ठीक है। इसके बाद CGL भी अब चल रहा है, बट CGL आपको करने की जरूरत नहीं है। MTS के लिए एटलीस्ट आपका प्रिपरेशन 1 लेवल अप होना चाहिए। जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अगर आपको अपना सिलेक्शन सिक्योर करना है तो आपको 1 लेवल अप पढ़ना पड़ेगा, 1 लेवल अप मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सको। आपका इंटेंशन तो सिर्फ Tier 1 क्लियर करना नहीं है ना, आपका इंटेंशन है आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं, आपको एकदम एंड तक जाना है। तो अगर आपको एंड तक जाना है तो वैसे ही मेहनत आपको अभी से करना होगा। तो इसलिए मैं ये जो रिसेंट एग्जाम हुआ है CHSL 2020, इसका जो भी कंपाइलेशन आपको मिलेगा वो इन 5 दिनों के अंदर आप जितना हो सके, मैं ये लिमिट नहीं कर रही हूँ कि आप हर दिन 3 शिफ्ट्स देखोगे, 2 शिफ्ट्स देखोगे, ऐसे मैं लिमिट नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, ठीक है। जितना आपसे हो सके, जितना आप क्वेश्चंस देख सकते हो उतना ही आपका फायदा है, ठीक है। अपने आप को तो फायदे में रखोगे ना, तो इसलिए जितना शिफ्ट्स आप देख सकते हो उतना शिफ्ट्स आप देखने की कोशिश करोगे। ये आपको सिर्फ ये 5 दिन ही करना होगा, ओके। तो अब वार्म अप डेज लेवल 1 में आपका क्या शेड्यूल रहेगा वो मैं एक बार आपको रिवाइज कर देती हूँ। देखिए अब MTS का एग्जाम्स होता है 90 मिनट्स का, तो अगर आप एक प्रीवियस ईयर का टेस्ट दोगे उसका एनालिसिस देखने के बाद आपको लगभग 2.5 आवर्स तो आपको लग जाएगा एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देने में, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर वाइज टेस्ट जो है, अगर एक सब्जेक्ट से आप चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे तो इसको मैं एज्यूम करती हूँ कि आपको 1 घंटा लगेगा। तो लगभग सब कुछ मिला के मैं 5 घंटा इसमें
रखती हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ चैप्टर वाइज टेस्ट तो नहीं देना है ना, उसका तो एनालिसिस भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो इसमें आपका हो गया 7.5 घंटा, ठीक है। ये तो मिनिमम है, ये तो आपको करना ही है, ठीक है। एंड और एक बात, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस देखना, उसका एक्सप्लेनेशंस देखना। अगर उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं देखोगे तो सिर्फ आपका मॉक ही देना होगा, ओके, आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। वार्म अप मतलब यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी है खुद को इम्प्रूव करने का, वो इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी आप नहीं खो सकते। इसलिए ये जो क्वेश्चंस है, जो भी टेस्ट आप देने वाले हो, इसका एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इससे आपको सीखना है कि आप किस में अभी भी आप लैग कर रहे हो, किस में आप अभी भी आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, वो सब आपको यहाँ से सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कोई भी जल्दबाजी नहीं, आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद, ये चैप्टर वाइज टेस्ट हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टेस्ट हो, आप सभी का क्वेश्चंस का एनालिसिस एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखने के लिए टाइम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वार्म अप टेस्ट लेवल 1 हो गया। उसके बाद आते हैं वार्म अप डेज लेवल 2, ये 25 दिन का लास्ट जो 10 डेज बचेगा उसका, ठीक है। ये जो लास्ट 10 डेज है, लास्ट 10 डेज में आपको क्या करोगे, पहले आप वार्म अप डेज लेवल 1 में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, अब से आप 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, ओके, 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे एंड 4 सेक्शनल टेस्ट पर डे, ठीक है। जो भी ऐप से आप एग्जाम्स देते हो, जो भी ऐप से आप मॉक्स देते हो, उसमें तो ये सब रहेगा ही रहेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, क्विज वगैरह ये सब रहता ही है। तो पहले मैंने आपको वार्म अप डेज लेवल 1 में क्या कहा, चैप्टर वाइज टेस्ट देने के लिए। एंड क्यों मैंने आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने के लिए बोला, क्योंकि ये आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, ये टाइम मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि अभी भी कुछ टाइप के मैथ्स या कुछ टाइप के इंग्लिश के क्वेश्चन से आपको दिक्कत है कि नहीं, आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, आप कहाँ लैग कर रहे हो, ये सब आपको ये चैप्टर वाइज टेस्ट देने से समझ आएगा। तो ये तो कंप्लीट होगा। इसके बाद आएगा सेक्शनल टेस्ट दोगे लेवल 2 में। अब सेक्शनल टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि हमें एक मॉक में 4 सेक्शंस रहता है, हमारे टेस्ट में भी 4 सेक्शंस रहता है, तो वो चारों के चारों जो सेक्शंस होता है वो अलग से एक टेस्ट बना के देते हैं डिफरेंट एप्स में, तो वो ही सेक्शनल टेस्ट होता है। वो सेक्शनल टेस्ट आप इसलिए दोगे, ये सेक्शनल टेस्ट का आपका ये इंटेंशन रहेगा टाइम मैनेजमेंट। आप इससे देखोगे कि आप टाइम मैनेज कर सकते हो कि नहीं। एक घंटे का एग्जाम होता है, सेक्शनल टेस्ट का टाइमिंग होता है, हर अप में लगभग एक ही टाइम होता है, 15 मिनट का टाइम देते हैं। 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चंस करता है, जो कि एक मॉक में ही ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो ये टाइम को डिवाइड करके 15 मिनट में के अंदर आप 25 क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं, ये आपको देखने के लिए, अपने आप को ये समझने के लिए आप सेक्शनल टेस्ट दोगे। सेक्शनल टेस्ट का एक ही मोटिव है, टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है, तो इसलिए आप सेक्शनल टेस्ट दोगे। हालांकि आपको 90 मिनट्स मिल जाएगा, ठीक है, 90 मिनट्स मिल जाएगा। इसके लिए 4 सेक्शनल टेस्ट में आपको हो सकता है कुछ आप में ज्यादा से ज्यादा भी टाइम दे दे, बट क्या होता है ना कि एग्जाम हॉल में आपका सिनेरियो चेंज हो जाता है। बहुत सारा आप सुन रहे होगे कि CHSL में आफ्टर सम टाइम एग्जाम के दौरान वो लोग बायोमेट्रिक ले रहे हैं, ठीक है। तो इस सब में क्या होता है, आपका एक माइंड सब में डिस्टर्बेंस होता है एग्जाम के टाइम, तो उसके लिए थोड़ा सा कम टाइम में हम एग्जाम खत्म कर पाए, ऐसा ही इंटेंशन रख के जाना पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में। क्या करेंगे आप, लास्ट जो वार्म अप डेज का 10 डेज बचा है, उसमें आप 2 प्रीवियस का क्वेश्चंस करोगे एंड 4 सेक्शनल टेस्ट दोगे, ठीक है। ये आपको समझाएगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो दोनों प्रीवियस क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने के लिए, टेस्ट तो 90 मिनट्स का होता है, तो दोनों को मिला के आपको यहाँ पे 3 आवर्स हो गया। 3 आवर्स के साथ दोनों क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से एनालिसिस करते हो तो मिनिमम तो आपको ईच 1 आवर लगेगा, मतलब 2 आवर्स यहाँ पे ऑलरेडी चला गया, ठीक है। एंड 4 सेक्शनल टेस्ट को दे के आपको अच्छे से समझने के लिए और भी 2 आवर्स लगेगा। 4 सेक्शनल मॉक्स मतलब आप टोटल 1 मॉक समझ सकते हो, ठीक है। तो इसके एनालिसिस को ऐड करते हुए मैंने टोटल यहाँ पे आपको 7 आवर्स की एक रूटीन आपको चलेगा डेली, ओके। तो ऐसे आपको वार्म अप डेज का रूटीन आपको होना चाहिए। ऐसे आपको 7 साढ़े 7 घंटा मिनिमम ये रखना होगा।
ठीक है। एंड इसके साथ क्या आएगा, करंट अफेयर्स, सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, इसके साथ जीके, जीएस, जो भी क्वेश्चंस है, ये सब ना एग्जाम्स के आगे जितना आप पढ़ सकते हो उतना आपको याद रखने में इजी होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो आपका वार्म अप डेज का 25 डेज का मैंने प्लान बनाया ना, उसके साथ साथ आगे का जो क्लियरेंस डेज का मैंने 15 डेज का प्लान बनाया है ना, ये जो 40 डेज, ये 40 डेज में हर डे, पर डे आपको क्या करना है, 1 से 2 घंटा आपको अलॉट करना है फॉर जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में भी बहुत लोगों का क्वेश्चंस रहता है कि कहाँ से पढ़े, ठीक से नहीं मिल रहा है, ये सब तो प्रॉब्लम्स चलता ही है। तो इसलिए मैंने कुछ सर्च किया, सर्च करने के बाद ये एक बुक मिला है, आप ये बुक देख सकते हो, आर्यहंत पब्लिकेशंस का ये बुक है। इस बुक का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। कोई भी बुक अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो ना, तो आप एक काम जरूर करना, दिखाना उस बुक का जो नीचे रिव्यूज रहता है, तो वो रिव्यूज एक बार देख के ही वो बुक खरीदना। नहीं तो अगर आप ये बुक देख के ऑफलाइन खरीदोगे कोई भी दुकान से, तो वहां से तो आप देख ही सकते हो वो बुक के कैसा है, क्या है उसके अंदर। बहुत लोगों का क्वेश्चंस रहता है कि कहाँ से पढ़े, तो इसलिए मैंने ये एक बुक सर्च किया है, तो ये बुक से आप देख सकते हो, ठीक है। एंड और एक बात बता दो, करंट अफेयर्स को लेके ना एमटीएस में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीजीएल में ये 9 to 10 क्वेश्चंस भी किसी किसी शिफ्ट में मिल जाता है सिर्फ करंट अफेयर्स में, ठीक है। बट एमटीएस में ज्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से नहीं आता है, अकॉर्डिंग टू एमटीएस 2019। अगर 2019 का क्वेश्चंस देखें तो 2019 पे 3 या 4 इतना ही क्वेश्चंस आया है, ठीक है। 3 या 4 करंट अफेयर से आया है, उससे ज्यादा नहीं आया है। तो करंट अफेयर्स को लेके अब बहुत ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है। तो ये आप करंट अफेयर्स पढ़ो, जीके, जीएस पढ़ो, जो भी आप ये जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी आपको, इसके लिए अलग से एक टाइम आपको अलॉट करना होगा, 1 to 2 आवर्स। ये पूरा जो 40 डेज का मैंने प्लान आप बोला है अभी, ये 40 डेज में हर दिन आपको 1 to 2 आवर्स एटलीस्ट अलॉट रखना होगा आपको जनरल अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ये याद रखने वाली चीज है। तो एग्जाम के आगे आगे जितना आप पढ़ सको उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपके पास रफली जो डेली रूटीन का टाइम बचता है वो है 8 to 10 आवर्स। 8 to 10 आवर्स का एक रूटीन लेके आपको चलना होगा, ठीक है। आपको ये समझना है कि आपका सिलेक्शन सिक्योर करना है, सिर्फ आपको एग्जाम देने नहीं जाना है। तो इतना तो मेहनत आपको करना होगा, सिर्फ इतना ही दिन बचा है। अगर आप 50 दिन थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर लेते हो तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, बस उसके बाद आपको क्या चाहिए। अब आते हैं लास्ट मॉक डेज में। मॉक डेज सबसे इजी लेवल है, मैंने पहले ही बोल दिया था, ये एक हॉलीडेज की तरह है। हॉलीडेज में जैसे आप उतना प्रेशर नहीं लेते, छुट्टी मनाने जाते हैं, ऐसे एक सिचुएशन होता है, वैसे ही होगा आपको एग्जाम्स के आगे आने वाले 10 दिन। इसमें आप क्या करोगे, 3 मॉक्स दोगे पर डे। 10 दिन के बाद आपका क्या होगा, 30 मॉक्स हो जाएगा। अच्छा देखिए, आपको ये मॉक डेज से आगे जो भी 40 दिन बचता है, जिसमें आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस दे रहे हो, उसको जो भी एनालिसिस है उसको आपको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, क्योंकि वो एनालिसिस से आप सीखोगे, आप खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, उसके ऊपर बेस करके बहुत कुछ आपको सीखने की जरूरत है। बट एग्जाम के आगे आने वाले जो 10 दिन में आप मॉक्स दोगे, उसमें आपको एनालिसिस के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो एग्जाम आ चुका है। अब आपको समझ के भी बहुत ज्यादा कुछ करने की भी टाइम नहीं मिलेगा। उससे अच्छा होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक दे पाओ, उससे आपको आपका तैयारी अच्छे से रहेगा, टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम से आगे आने वाले 10 दिन अच्छे से मॉक देना बहुत जरूरी है। बैक टू बैक आप मॉक दो, 3 मॉक्स पर डे मैंने कहा है। अगर हो सके तो उससे ज्यादा भी आप दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट 3 मॉक्स से कम मत देना, ठीक है। एंड इन दिनों एनालिसिस आप जरूर देखना, बट एनालिसिस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मॉक्स देना। जैसे कि मैंने पहले आपको बोल रही थी कि मॉक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस देखना, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आपको इसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, ओके। बट यहाँ पे एनालिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मॉक। तो आप एनालिसिस भी दे सकते हो, बट एनालिसिस के लिए एक मॉक कम दोगे ऐसा मत करना, ठीक है। क्या होता है कि एग्जाम से आगे हमें कुछ देखना पड़ता है कि अरे इसका कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं, इसका कुछ रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या करना, आपका अगर एग्जाम 5 अक्टूबर को हो तो आप ऐसा नहीं कि
पहले रात में देख लेंगे, फोर्थ के रात में देख लेंगे या थर्ड को देख लेंगे, ऐसे लास्ट दिनों के लिए ना छोड़ मत देना। लास्ट दिन में अगर आप छोड़ दोगे ना तो एग्जाम्स के आगे टेंशन क्रिएट हो जाता है, अरे मेरा तो ये नहीं देखा हुआ, मुझे तो ये देखना था, मैं भूल गई देखने, ठीक है। बहुत कुछ चलता है ना एग्जाम्स के आगे, आपको ट्रेवल भी करना पड़ता है, बहुत कुछ माइंड में चलता है। तो अगर आपको कुछ रिवाइज करना है, कुछ भी फॉर्मूलाज वगैरह देखना है, तो ये जो मॉक डेज है लास्ट 10 डेज, ये 10 डेज के अंदर अंदर ये जो दिन शुरू होगा ना, उसमें से ही उन दिनों में से ही आप अपना जो भी रिवाइज करना है वो देखना स्टार्ट कर देना। लास्ट दिन के लिए छोड़ मत देना, ठीक है। तो यही आपका लास्ट 10 डेज जो मॉक डेज है, आपको 3 मॉक्स देना है एंड उसका आपको एनालिसिस देखना है। एंड जो भी अगर आपको कुछ भी रिवाइज करना है, आपको कुछ भी अगर देखना है, तो वो आप देख सकते हो। तो ये जो मैंने 50 डेज का स्ट्रेटेजी बोला है, अगर आप ऐसे फॉलो करते हो तो आफ्टर 50 डेज आप टोटल 65 मॉक्स दो के जाओगे एग्जाम देने में, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली मेरे स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो 65 मॉक्स इज मोर देन इनफ। अगर आप ये दे सकते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी सिलेक्शन लेने से रोक सकता है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बहुत टाइम इन्वेस्ट करके मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाया है आपके लिए, एंड मुझे तो ऐसा लग रहा था स्ट्रेटेजी बनाने टाइम के काश मैंने भी मेरे स्ट्रेटेजी ऐसे बनाया होता, बट अब मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, अब जो है एंड वही एक्सपीरियंस में आपके लिए यूज करना चाहती हूँ, ठीक है। तो कोई भी अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है डे टू डे, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई भी रोक सकता है सिलेक्शन लेने से, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, सिर्फ 50 डेज बचा है, ये 50 डेज में आप अपना फ्यूचर डिसाइड करोगे, ठीक है। आपके हाथ में है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हो। बहुत अच्छे से मेहनत करो, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ 50 दिन ही बचा है। 50 दिन के लिए तो आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें छोड़ ही सकते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा आप काम है, जो भी एक्स्ट्रा चीजें है, वो छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। एक एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स की एक रूटीन आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।